बच्चों, लास्ट टाइम तक हम न्यूमेरिकल कर चुके थे मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। आज हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कंसेंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करती है? वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट विद कॉन्सेंट्रेशन की हेडिंग डाल लीजिए। ठीक। अच्छा, पहली बात तो आप ये समझो, मुझे एक चीज समझाओ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पर है ना। लैम्डा एम का मतलब क्या है? लैम्डा एम का मतलब है जो कंडक्टेंस शो किया जाए एक मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन किए हुए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा। अगर हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर एक मोल इलेक्ट्रोलाइट है, उसका जो कंडक्टेंस आता है उसी को तो बोलते हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है? सुनो, इट इज द कंडक्टेंस, इट इज द कंडक्टेंस, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ दैट सॉल्यूशन, it is the conductance of that solution which contain 1 mole electrolyte। मतलब उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होना चाहिए और उसका जो कंडक्टेंस आएगा उसको बोला जाएगा मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। नहीं समझे? मोलर कंडक्टिविटी का क्या मतलब है? मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है वो कंडक्टेंस है, उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है जिसने क्या कंटेन कर रखा हो, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रखा हो। मतलब अगर आपको किसी सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होना चाहिए। चलो मैंने लिखा है कभी भी मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं, कभी भी मोलर कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होना चाहिए। तो सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होना चाहिए। समझो मेरी बात को, क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि अगर कभी भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उस सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होना चाहिए। उसका जो कंडक्टेंस आएगा वो मोलर कंडक्टेंस कहलाया जाएगा। समझे मेरी बात? नहीं समझे? उसका जो कंडक्टेंस आएगा वो मोलर कंडक्टेंस कहा जाएगा। मान लो 1 लीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मान लो 1 लीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। अब आपने उसका डाइल्यूशन कर दिया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, आपने उसमें डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन करने पर क्या करोगे आप? डाइल्यूशन करने पर आप क्या ऐड करोगे? वाटर ऐड करोगे। डाइल्यूशन करने पर आप वाटर ऐड करोगे। डाइल्यूशन करने पे आप वाटर ऐड करोगे। वाटर ऐड करने के बाद इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 2 लीटर हो गया। 2 लीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया। समझना मेरी बात को, क्या समझा रहा हूं? 2 लीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया। अब 2 लीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी अभी भी कितना इलेक्ट्रोलाइट है? इलेक्ट्रोलाइट तो उतना ही मोल है जितना पहले था, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। अब आपको इसका कंडक्टेंस निकालना है। इसका जो कंडक्टेंस होगा उसी को तो कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। इसका जो कंडक्टेंस होगा उसी को तो कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। अब इसका कंडक्टेंस कैसे मेजर करेंगे? इस 2 लीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को कनेक्ट कर दो व्हीटस्टोन ब्रिज से। कनेक्ट कर दो व्हीटस्टोन ब्रिज से। इस 2 लीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को कनेक्ट कर दो व्हीटस्टोन ब्रिज से। व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट करोगे, क्या फाइंड आउट करोगे? फाइंड करोगे रेजिस्टेंस। अरे व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से क्या फाइंड करते हैं? रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और जब रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे।
फिर उस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल निकाल लेंगे जो कि किसके बराबर होगा, कंडक्टेंस, और इसी कंडक्टेंस को हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। इसी कंडक्टेंस को हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। अब मेरी बात समझो यहाँ पर, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रखा हो, असली में जो ये कंडक्टेंस आता है ये आयंस की वजह से आता है। इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में जितने आयंस प्रेजेंट होंगे उनका जो कंडक्टेंस होगा, बेटा मैंने यूनिट वॉल्यूम नहीं बोला है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने समझो, आप मेरी बात समझो, मैंने इसमें यूनिट वॉल्यूम नहीं बोला है। यूनिट वॉल्यूम के लिए कंडक्टिविटी डिफाइन होती है, इसमें यूनिट मोल होने चाहिए। आप ऐसे सॉल्यूशन का ऐसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस निकालना है जिसने क्या कंटेन कर रखा हो, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस आएगा वो कहलाएगा मोलर कंडक्टेंस। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अगर आप मोलर कंडक्टेंस पता करना चाहते हैं तो उसमें उस इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल पड़ा होना चाहिए। अब मान लो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है 1 लीटर, इसमें 1 मोल पड़ा था, आपने डाइल्यूशन कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, वॉल्यूम 2 लीटर कर दिया, इसका कंडक्टेंस जो आएगा वो भी मोलर कंडक्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि मोल तो इलेक्ट्रोलाइट के अभी भी 1 ही है। अरे भाई पहले 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट 1 लीटर में था, अब 2 लीटर के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, 2 लीटर के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। अब अगर मुझे इसका कंडक्टेंस पता करना है, इसका जो कंडक्टेंस होगा उसी को तो कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। कैसे पता करेंगे? इस 2 लीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम कनेक्ट कर देंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से, और व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके कंडक्टेंस निकालेंगे, और इसी कंडक्टेंस को हम क्या कहेंगे? मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। इसी कंडक्टेंस को हम लोग मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। समझो मेरी बात, मैं क्या बताना चाहता हूँ, फिर से समझाऊंगा, पहले इतनी बात समझो। अब आप बोलेंगे ये क्या बताना चाह रहे हैं आप सर? समझो जो मैं बताना चाहता हूँ। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सब बहुत थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या है? मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या है? मोलर कंडक्टेंस का क्या मतलब है? मोलर कंडक्टेंस का मतलब है, आपको मैं फिर बार बार क्यों बताना चाहता हूं, आप समझो। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। It is the conductance of that electrolytic solution. It is the conductance of that electrolytic solution. बेटा इसमें यूनिट वॉल्यूम की आवश्यकता नहीं है, इसमें यूनिट मोल होने चाहिए। It is the conductance of that electrolytic solution which contain 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस पता करना चाहते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल पड़ा होना चाहिए। समझे? 1 मोल पड़ा होना चाहिए। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में किसी वॉल्यूम के अंदर मान लो मेरा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है, तो जितना उसका कंडक्टेंस आएगा उसी को मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। अब वो वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, वो 1 लीटर हो सकता है, 2 लीटर हो सकता है, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। मैंने कहीं तो ये तो नहीं बोला यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए, मैंने ये बोला है आप ऐसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस निकालो जिसने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रखा है, उसका जो कंडक्टेंस आएगा वो कहलाएगा मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी अगर कभी आपको किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की निकालनी है तो उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होना चाहिए। समझ गए? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होना चाहिए। अब इसको प्रैक्टिकली मेजर कैसे करते हैं वो समझा रहा हूं आपको। इसको प्रैक्टिकली मेजर कैसे करते हैं, इस चीज को प्रैक्टिकली मेजर कैसे करते हैं, मेरी बात समझना। इसको प्रैक्टिकली मेजर कैसे करते हैं? मान लो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एक फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम 1 लीटर है और उसने कंटेन कर रखा है 1 मोल। प्रैक्टिकली हम कैसे निकालेंगे मोलर कंडक्टेंस, है ना? मैंने इसका डाइल्यूशन कर दिया, मैंने जब इसमें डाइल्यूशन किया तो मैंने क्या ऐड किया? वाटर ऐड किया। जैसे ही वाटर ऐड किया तो अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो गया? बट मोल्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना डाइल्यूशन में। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 2 लीटर, मोल्स अभी भी एक ही है, मोल्स अभी भी एक है।
वॉल्यूम भले ही चेंज हो गया, मोल्स तो उतने ही इलेक्ट्रोलाइट के। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पहले था, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट बाद में है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पहले था, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट बाद में। अब मुझे इस आफ्टर डाइल्यूशन मुझे इसका मोलर कंडक्टेंस मेजर करना है, तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को कनेक्ट कर दो, किससे कनेक्ट कर दो? व्हीटस्टोन ब्रिज से। ये पढ़ा है आपने? इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को कनेक्ट कर दो व्हीटस्टोन ब्रिज से। जैसे ही आप इसे व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट करेंगे, यू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से। आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। और रेजिस्टेंस का उल्टा, 1 रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है। बोलो, 1 रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है। और ऐसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसने क्या कंटेन कर रखा है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, उसी को तो बोलेंगे ऐसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रखा है, उसको ही तो बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस। तो प्रैक्टिकली मोलर कंडक्टेंस पता करना बहुत आसान है। प्रैक्टिकली मोलर कंडक्टेंस कैसे पता करोगे? किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रखा है, उसको हम कनेक्ट कर देंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से। व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और रेजिस्टेंस निकालने के बाद उस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके हम कंडक्टेंस निकाल लेंगे, और उसी कंडक्टेंस को बोला जाएगा मोलर कंडक्टेंस। तो मैं बताना चाहता हूं, प्रैक्टिकली आप मोलर कंडक्टेंस को ऐसे मेजर करते हैं। प्रैक्टिकली आप मोलर कंडक्टेंस को ऐसे मेजर करते हैं। भाई आपको ऐसे सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस है क्या? एक ऐसा सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रखा। तो आप ऐसा सॉल्यूशन लो जिसने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रखा है, उसको व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ दो, उसका रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर लो, उसको कंडक्टेंस कहेंगे, और वो कंडक्टेंस को ही मोलर कंडक्टेंस कहेंगे, क्योंकि उस सॉल्यूशन ने क्या कंटेन कर रखा है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। समझ गए? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। मैं मोल पूरा नहीं लिखता हूं। तो प्रैक्टिकली तो आप ऐसे में, मतलब अगर आपको कभी भी किसी सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस निकालना है, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होना चाहिए। बात समझ में आ गई थी? अब मैं आपको बता रहा हूं डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है। चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, मोलर कंडक्टेंस ऑलवेज डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है। सुना ध्यान से? डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट का या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऑलवेज बढ़ता है। मैंने 2 इलेक्ट्रोलाइट बोले यहाँ पर, मैं कुछ बातें कर दूं उनके बारे में। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं आपको मालूम है? वीक इलेक्ट्रोलाइट आर दोज इलेक्ट्रोलाइट which does not dissociate completely, जो fully dissociate नहीं होते, which does not dissociate completely। सही बात है ना? मतलब कितना डिसोशिएट होते हैं? मान लो 2% से लेकर 10% के बीच में डिसोशिएट होते हैं। इनका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन इतना होता है। इनका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन 2 से 10% के बीच में होता है। इनका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, बेटा ये बहुत कम डिसोशिएट होते हैं। डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, इनका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन 2 से लेकर 10% तक का होता है। Those electrolyte which does not dissociate completely, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को बोला जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल बोलूं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बहुत ही कम आयोनाइज होता है। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो फुली आयोनाइज नहीं होते। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो फुली आयोनाइज नहीं होते। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो फुली आयोनाइज नहीं होते। पढ़ाया तो था सॉल्यूशन, जो फुली आयोनाइज नहीं होते, जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो फुली आयोनाइज नहीं होते, है ना? एसिटिक एसिड एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4।
जो फुली आयोनाइज नहीं होता। बेटा इनके लिए कंसेप्ट है, इनके लिए एक लॉ आता है जिसको कहते हैं ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ये लॉ ये कहता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो नियरली इक्वल होता है Ka/C। Ka क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है। यहां से आपको मालूम चल रहा है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√C के। अल्फा जो है वो कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि अल्फा अगर कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अल्फा डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइल्यूशन। जो चीज कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। मतलब मैं समझाना क्या चाहता हूं वो समझो आप। समझना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो अल्फा होता है वो कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया तो आयोनाइजेशन कम हो जाएगा और अगर आपने कंसंट्रेशन घटाया तो आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा। मैं यहां रिजल्ट लिख रहा हूं, मतलब अगर आपने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन करने पर मैं मतलब यहां लिख रहा हूं डाइल्यूशन किया आपने, डाइल्यूशन बढ़ाया, इसका मतलब क्या है? आपने कंसंट्रेशन घटाया। डाइल्यूशन बढ़ाया, आपने कंसंट्रेशन घटाया, इसका मतलब अल्फा बढ़ेगा। अल्फा बढ़ेगा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, ज्यादा टूटेंगे। अब ये इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा टूटेगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगा। अल्फा को ही तो कहते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस बढ़ेंगे। भाई पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा आयंस मिलेंगे, कैरिंग आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस बढ़ेंगे। तो रिजल्ट क्या है? मतलब अगर आप डाइल्यूशन कर दो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, पहले वो बहुत ही कम टूटा हुआ, मान लो आपने कोई एसिटिक एसिड लिया, उसका कोई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन लिया, आपने उस कंसंट्रेशन पे वो 2 से 5% या 8% टूटा होगा। जैसे जैसे आप उसमें पानी ऐड करते चलोगे, डाइल्यूशन करते चलोगे, वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने लगेगा अकॉर्डिंग टू ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने लगेगा और अगर उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने लगेगा तो वो ज्यादा टूटेगा तो नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस ज्यादा होंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस बढ़ जाते हैं। पकड़े रखना इस पॉइंट को। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस बढ़ जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस बढ़ जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने पे करंट कैरिंग आयंस बढ़ जाते हैं। मेरी बात सुन लो ध्यान से। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप जितना ज्यादा डाइल्यूशन, अच्छा इस बात का प्रूफ क्या है? इस बात का प्रूफ ही तो है ये ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इस बात का प्रूफ है ये ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इस बात का प्रूफ है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर आप डाइल्यूशन करते हैं तो अल्फा की वैल्यू बढ़ती है और अगर अल्फा बढ़ेगा तो करंट कैरिंग आयंस बढ़ेंगे सॉल्यूशन में। ये चीज पकड़ के रखिएगा, करंट कैरिंग आयंस बढ़ेंगे सॉल्यूशन में। करंट कैरिंग आयंस इंक्रीजेस इन सॉल्यूशन। अच्छा, जो कंडक्टेंस होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के कारण नहीं होता, उनके अंदर आयंस के कारण होता है। आयंस के कारण होता है कंडक्टेंस। अरे कंडक्टेंस एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल की वजह से थोड़ा होता है। कंडक्टेंस जो होता है वो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल के कारण नहीं होता। कंडक्टेंस जो होता है वो इसके अंदर जो प्रेजेंट आयंस है, वन इज एसीटेट आयन एंड अदर इज एच आयन, उनके कारण होता है। तो अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। पहले के कंपैरिजन में ज्यादा टूटेंगे तो ज्यादा आयंस होंगे तो करंट कैरिंग आयंस बढ़ेंगे। ये चीज नोट करो। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते। उनके केस में अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ जाता है। और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा को कहते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन।
अगर उनका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस बढ़ेंगे। ये चीज आप समझो। वीक के केस में नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस बढ़ते हैं डाइल्यूशन करने पे। क्यों? डाइल्यूशन करने पर आयोनाइजेशन बढ़ता है। और ये चीज जो प्रूफ दी थी वो दी थी सर ओसवाल्ड ने इस चीज का प्रूफ दिया था। सर ओसवाल्ड ने बेटा इस बात का प्रूफ दिया था। सुन रहे हैं ध्यान से? पहले अंडरलाइन कर लो इस बात को। तो डाइल्यूशन करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों हाँ तो कर दो। देखो आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, मेरी बात ऐसे समझो आप कि आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, और किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अगर आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। बेटा वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है बट इलेक्ट्रोलाइट का मोल 1 होना चाहिए। उसका जो कंडक्टेंस निकालोगे उसे मोलर कंडक्टिविटी कहोगे, है ना। अगर आपको उसका कंडक्टेंस निकालना है तो उसका प्रैक्टिकली तरीका क्या है? उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है उसको जोड़ दो व्हीटस्टोन ब्रिज से। व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से अननोन रेजिस्टेंस पता कर लोगे उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन किया उसका रेजिस्टेंस पता कर लोगे। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस पता कर लोगे। और कंडक्टेंस ऐसे सॉल्यूशन का जिसने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रखा है उसी को बोला जाता है मोलर कंडक्टेंस। अब मैंने आपको बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों का जो मोलर कंडक्टेंस है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो डाइल्यूशन करने पे बढ़ता है। और अगर डाइल्यूशन करने पे वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन बढ़ाने पर वो घट रहा होगा। मतलब डाइल्यूशन आप बढ़ाओगे तो वो बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो वो घटेगा, क्योंकि डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बात आती है कि सर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो डज नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली, मतलब जो बहुत कम आयोनाइज होते हैं, पूरे के पूरे डिसोशिएट नहीं होते, पूरे के पूरे डिसोशिएट नहीं होते, जो बहुत ही कम आयोनाइज होते हैं। जितना आपने उसके मोल्स लिए वो फुली आयोनाइज नहीं होगा। जैसे मान लो, अगर मैं आपको समझाऊं, आपको ऐसे समझाऊं, अगर मान लो आपने 0.1 मोल NaCl लिया है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो आपको 0.1 मोल Na+ मिलेगा और 0.1 मोल Cl- मिलेगा। समझे नहीं समझे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं डाइल्यूशन करने पर। डाइल्यूशन कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, हर कंसंट्रेशन पे कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। पहले इतनी बात लिख लिया। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करेंगे तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस बढ़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। चलो आगे चलेंगे, अभी समझेंगे, सब एक एक चीज समझेंगे। मेरी बात समझ रहे ध्यान से? इतनी बात समझ ली पहले? इतनी बात समझ ली? अब जरा समझो देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? दोज इलेक्ट्रोलाइट which completely ionize at all concentration। आयोनाइज्ड मतलब डिसोशिएट हो जाता है, कंप्लीटली डिसोशिएट और आयोनाइज्ड एट ऑल कंसंट्रेशन, जो हर कंसंट्रेशन पे फुली डिसोशिएट हो जाए उनको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनके केस में अल्फा की वैल्यू जो कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो 100% होता है, या फिर आपको मालूम है और 1 होता है। आपको मालूम है ना, हर कंसंट्रेशन पे ये फुली डिसोशिएट हो जाते हैं, फुली डिसोशिएट हो जाते हैं एट ऑल कंसंट्रेशन। मतलब आप इनको किसी भी कंसंट्रेशन पे ले लो, ये फुली आयोनाइज हो जाएंगे। इसमें एग्जांपल क्या ले सकते हो? सॉल्ट, एग्जांपल ले सकते हो NaCl ले लिया, एग्जांपल ले सकते हो KCl ले लिया, एग्जांपल ले सकते हो बेरियम क्लोराइड ले लिया। सॉल्ट ज्यादातर इसके एग्जांपल होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, HCl भी इसका ही एग्जांपल है, CaCl2 ले लिया। तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो हर कंसंट्रेशन पर कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए। मतलब इनके केस में अगर आप डाइल्यूशन करोगे, तो नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो फुली पहले से डिसोशिएट है। भैया ये तो फुली डिसोशिएट है, पहले ही 100 पार्टिकल्स दे रहे थे हर कंसंट्रेशन पे।
आप डाइल्यूशन करोगे तो इनके ऊपर डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते, इनके केस में डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते, इनके केस में डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम, नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम। मेरी बात समझो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि ये तो फुली डिसोशिएट हो चुके होते हैं पहले, तो इनके केस में नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते। डाइल्यूशन करने पर, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे थे, उस तरीके से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे थे। अकॉर्डिंग टू द ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहता है कि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट सी। ठीक है, डाइल्यूशन करेंगे तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी तो नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस बढ़ेंगे, कंडक्टेंस बढ़ेगा। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो तो पहले से फुली डिसोशिएट है, तो उसके केस में नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते डाइल्यूशन करने पर। डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते। ये कहानी स्ट्रॉन्ग के केस में है। किसके केस में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम। बट अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने पर, डाइल्यूशन करना या फिर कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन बढ़ाने पर या फिर कंसंट्रेशन कम करना, बात एक ही है। डाइल्यूशन बढ़ा दिया, अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस बढ़ेंगे। नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। अरे ये आयंस ही तो कैरी करते हैं, अगर आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा, आयंस कम होंगे तो कंडक्टेंस कम होगा। ये कहानी है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा ऑलरेडी पहले से 100% है, फुली डिसोशिएट है, अल्फा की वैल्यू 1 है, तो उसके केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है नंबर ऑफ आयंस पर डाइल्यूशन का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन का फर्क नहीं पड़ता है नंबर ऑफ आयंस पर, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन का फर्क पड़ता है नंबर ऑफ आयंस पर। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन का फर्क पड़ता है नंबर ऑफ आयंस पर। ये कहानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिख रहा है आप लोगों को। ये कहानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम। बोलो, ठीक है। तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया कि मोलर कंडक्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, और दोनों पर डाइल्यूशन करने पे क्या फर्क आता है। तो डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते हैं। किसके केस में? डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते। डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस डाइल्यूशन करने पे बढ़ते हैं। अच्छा, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट समझते हैं, पहले रिजल्ट समझते हैं जो मैंने लिखा है। मैंने रिजल्ट लिखा है, आप समझो। और वो रिजल्ट मैंने ये लिखा है कि डाइल्यूशन करने पर, डाइल्यूशन कर इंक्रीज करने पर, और या फिर कंसंट्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, या कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट increases for both strong as well as weak electrolyte। मतलब मैं यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ, मतलब लैम्डा एम की वैल्यू चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो, लैम्डा एम की वैल्यू डाइल्यूशन करने पर बढ़ती है। अब किसी में ज्यादा बढ़ती है तेजी से, किसी में शार्प इंक्रीज आता है, किसी में ग्रेजुअल इंक्रीज आता है। ग्रेजुअल मतलब थोड़ा थोड़ा, शार्प मतलब बहुत तेजी से। अब ये बताओ, कोई बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, कोई बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, तो एक टीचर उसमें कितना इंक्रीज ला सकता है? थोड़ा। बट एक बच्चा बहुत वीक है पढ़ने में और टीचर उसे बहुत अच्छे से पढ़ाए तो उसमें कितना इंक्रीज ला सकता है?
बहुत ज्यादा, ऐसी कहानी है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में पूरे आयंस कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, तो उसमें जब तुम डाइल्यूशन करते हो तो नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, तो बहुत शार्प चेंज आता है, बहुत शार्प मोलर कंडक्टेंस का बहुत शार्प चेंज आता है। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टेंस का बहुत शार्प चेंज नहीं आता, ग्रेजुअल चेंज आता है। रीजन, वो तो पहले से डिसोशिएट है, पहले से वो डिसोशिएट है 100%, उसमें नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ते ही नहीं है डाइल्यूशन करने पर। आप मेरी बात को अगर समझो तो समझ में आएगा भी। चलो, इस बात का प्रैक्टिकली प्रूफ क्या है? डाइल्यूशन करने पर या फिर डाइल्यूशन बढ़ाने पर या फिर कंसंट्रेशन कम करने पर जो मोलर कंडक्टेंस और जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंक्रीज करती है। चलिए एक ग्राफ बना के बताता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये है वाई एक्सिस पर लैम्डा एम, एक्स एक्सिस पर है रूट सी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ लीनियर होता है, लगभग लीनियर जैसा होता है, लीनियर होता है। मैं अभी ग्राफ समझाऊंगा ये पूरा, पहले बना तो लें। ये ग्राफ लीनियर होता है, ठीक है। फिर यहाँ ऐसे करके डॉटेड होगा, डॉटेड मतलब ये वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जिस पॉइंट पर ये वाई एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट को बोला जाता है लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट बोला जाता है। लैम्डा नॉट का मतलब क्या है समझाता हूं, यहाँ पे लिख दूं क्या? लैम्डा नॉट का मतलब है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा है। लैम्डा नॉट का क्या मतलब है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला जो ग्राफ है ना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ है। इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज आ रहा है, ग्रेजुअल मतलब थोड़ा थोड़ा इंक्रीज आ रहा है डाइल्यूशन करने, ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है। सब बताऊंगा, ये डॉट क्या बताते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जैसे KCl, लैम्डा एम नॉट का क्या मतलब है? दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वो मोलर कंडक्टिविटी जो कि कैलकुलेट की गई हो जीरो कंसंट्रेशन पर। यहाँ कंसंट्रेशन क्या है? यहाँ कंसंट्रेशन क्या है? जीरो। और जहाँ कंसंट्रेशन आपको मालूम है, डाइल्यूशन आपको अच्छी तरह मालूम है, डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर कंसंट्रेशन जीरो होगा तो डाइल्यूशन इनफाइनाइट होगा, यहाँ लिख देता हूँ। अगर कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगा, कॉन्सेंट्रेशन जीरो मतलब पानी मिलाते गए, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, बट बहुत ज्यादा डाइल्यूशन, हद से ज्यादा पानी मिला दिया, डाइल्यूशन लगभग इनफाइनाइट। जिस चीज को मेजर ना कर पाए वो इनफाइनाइट बोल देते। जहाँ कंसंट्रेशन जीरो, जहाँ डाइल्यूशन इनफाइनाइट, एक ही बात है। कंसंट्रेशन जीरो बोल दो या फिर डाइल्यूशन इनफाइनाइट बोलो, वो मोलर कंडक्टेंस। अच्छा, इनफाइनाइट मोलर, ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है कहाँ निकाली जा सकती है? यहाँ कंसंट्रेशन जीरो, कंसंट्रेशन जीरो कहाँ है? वाई एक्सिस को, मतलब आप इसे आगे बढ़ाते बढ़ाते अगर इसने वाई एक्सिस को कट कर दिया तो आप इसका क्या कैलकुलेट कर लोगे? आप इसका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लोगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट कर लोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट कर लोगे। सुन रहे हैं ध्यान से? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ये ग्रेजुअली होता है, मैंने अभी बताया था, ग्रेजुअली भी बताऊंगा, अभी तो ग्राफ समझ रहे हैं बच्चों। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ इस वाई एक्सिस को कट करता है, और जहां वाई एक्सिस को कट करेगा वही पॉइंट कहलाएगा लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम नॉट है क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये है कौन सी कंडक्टिविटी? ये वो मोलर कंडक्टिविटी है जो हम कहां निकालते हैं?
जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बेटा वो मोलर कंडक्टिविटी, अच्छा ग्राफिकली हम लैम्डा एम नॉट कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर उसने वाई एक्सिस को कट कर दिया तो वो पॉइंट कहलाएगा लैम्डा एम नॉट, और अगर उसने वाई एक्सिस को कट नहीं कर पाया तो हम उसकी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से उसे हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। समझाना, यही तो समझाना ऐसा क्यों होता है। अगर हम इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखें तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए CH3COOH, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफरेंट कंसंट्रेशन पे ये इसकी आपने मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट की है। शार्प इंक्रीज आता है इसमें, शार्प इंक्रीज, इसमें शार्प इंक्रीज आता है। आप इस ग्राफ में ये चीज देखेंगे से अगर आप आगे बढ़ाएं, अगर आप इस ग्राफ को ये आगे बढ़ाएं तो आप ये देखेंगे इस ग्राफ वीक के लिए आप वाई एक्सिस को कट नहीं कर पाएंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप वाई एक्सिस को कट नहीं कर पाएंगे, भले ही आप इसे बढ़ा दें बट वाई एक्सिस को कट नहीं कर पाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप देख रहे हैं आपने इसे आगे बढ़ाया तो क्या ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है? अरे भैया सब समझाऊंगा, पहले समझो तो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है? आंसर है नहीं कर रहा। कहने का मतलब है ग्राफिकल मेथड से, कहने का मतलब ये है कि ग्राफिकल मेथड से बेटा ये बताओ लैम्डा एम नॉट ग्राफिकल मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? लैम्डा एम नॉट ग्राफिकल मेथड से ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है कि अगर उसने वाई एक्सिस को कट कर दिया तो आप उसका क्या निकाल सकते हो? लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हो ग्राफिकली। बट अगर उसने वाई एक्सिस को कट नहीं किया तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे लैम्डा एम नॉट? अगर उसने वाई एक्सिस को कट नहीं किया तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे लैम्डा एम नॉट? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वाई एक्सिस को कट नहीं करता है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वाई एक्सिस को कट करता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हो ग्राफिकल मेथड से, बट ग्राफिकल मेथड से वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि वो वाई एक्सिस को कट ही नहीं करता है, क्योंकि वो वाई एक्सिस को कट नहीं करता। अब आपके पास दो क्वेश्चन अराइज हो गए होंगे कि थोड़ा इंक्रीज क्यों आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, सही है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में इतना सडन इंक्रीज क्यों आता है? ये डॉटेड चीजें क्या बताती हैं? ये पॉइंट्स, ये जो बड़े बड़े डॉट्स हैं, ये जो डॉटेड होता है ना ऐसे, ये वाला डॉटेड क्या बताता है? और एक ये बड़े वाले डॉट क्या बता रहे हैं? ये वाले डॉट्स जो मैंने लगा रखे ये क्या बता रहे हैं? ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है ना। तो ग्राफिकल मेथड से किसका लैम्डा, ग्राफिकल मेथड से आप लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने वाई एक्सिस को कट नहीं किया, क्योंकि आपने कंसंट्रेशन कम करते गए, इस साइड जाओगे तो कंसंट्रेशन कम हो रहा है ना, आप कंसंट्रेशन को कम करते गए लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ती गई, बट उसने वाई एक्सिस को कट नहीं किया। बेटा ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, लैम्डा एम नॉट इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। आप मैक्सिमम कहां तक जा सकता है मोलर कंडक्टिविटी, वो कहलाता है लैम्डा एम नॉट। अरे भैया मैक्सिमम होती है वैल्यू, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। आपने कंसंट्रेशन जीरो कर दिया, डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दिया, अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हो आप? आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंसंट्रेशन को घटाया, ये वैल्यू बढ़ी, बट इसने वाई एक्सिस को कट नहीं किया, इसका मतलब आप इसका लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट नहीं कर सकते। किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। लिखा हुआ ग्राफिकल मेथड से वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर इसके लिए एक स्पेशल मेथड आता है, एक स्पेशल लॉ पढ़ा जाता है इसके लिए, और उस लॉ को बोला जाता है कोलार्श लॉ। उस लॉ को बोला जाता है कोलार्श लॉ। वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो जिस लॉ से करोगे उस लॉ को बोला जाता है कोलार्श लॉ। वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जिससे कराया जाता है, जिस लॉ के थ्रू, उसे बोला जाता है कोलार्श लॉ। जिससे कराया जाता है उसको बोला जाता है कोलार्श लॉ। अच्छा मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ एक लाइन लिख रहा हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ये जो वेरिएशन आया है,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ये लीनियर वेरिएशन आया, ये एक इक्वेशन बताती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ये लीनियर वेरिएशन आया है, ये एक इक्वेशन बताती है, और वो इक्वेशन होती है लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी रूट सी। सब समझाऊंगा जब मैं वेरिएशन समझाऊंगा, अभी तो मैंने ग्राफ समझाया है। अभी तो मैंने बताया जो आपने सीखा था कि डाइल्यूशन करने पर लैम्डा एम चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हो, दोनों बढ़ते हैं। किसमें शार्प इंक्रीज आता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट में। किसमें ग्रेजुअल इंक्रीज आता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है वो लीनियर है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है वो कर्विकल है। आपको ये समझना पड़ेगा। पहले आपने एक चीज याद करी कि दोनों का चाहे लैम्डा एम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हो चाहे लैम्डा एम वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो, दोनों का डाइल्यूशन के साथ लैम्डा एम बढ़ता है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। फिर आपने ये सीखा कि जो लैम्डा एम बढ़ता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, ग्रेजुअली बढ़ता है, काफी थोड़ा थोड़ा होता है, काफी ग्रेजुअली ग्राफ है वो। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है वो काफी शार्प है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट में लैम्डा एम बढ़ता है बट वो काफी शार्पली बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। सही है, ये भी सीखा। लैम्डा एम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप लैम्डा एम नॉट ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि ये वाई एक्सिस को कट करता है। सही है, बट अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखेंगे तो वो लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट नहीं कर सकते ग्राफिकल मेथड से, क्योंकि वो वाई एक्सिस को कट नहीं करता। क्योंकि वाई एक्सिस को कट करेगा तभी तो लैम्डा एम नॉट मिलेगा। और लैम्डा एम नॉट का मतलब क्या है? द मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। तो जीरो कंसंट्रेशन की लैम्डा, ये असली में मैक्सिमम वैल्यू है, असली में ये मैक्सिमम वैल्यू है। अभी आप ये समझोगे कि ये किसको क्यों कट नहीं करता, ये आप समझोगे कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इसको क्यों कट नहीं करता। समझ गए? अब ये जो आपने जो इस चीज इसको जो एक्सटेंड किया इसको बोला जाता है एक्स्ट्रापोलेटिंग। एक्स्ट्रापोलेटिंग का मतलब होता है एक्सटेंड कर देना। एक्स्ट्रापोलेटिंग इसको बोला जाता है एक्स्ट्रापोलेटिंग। एक्स्ट्रापोलेटिंग का मतलब होता है एक्सटेंड कर देना। क्या क्या चीजें मेजर कर दी? अच्छा, इस मेथड से, इस ग्राफिकल मेथड से वी कैन नॉट कैलकुलेट द लैम्डा एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वी कैन कैलकुलेट द लैम्डा एम नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाय कट द वाई एक्सिस, है ना। वाई एक्सिस को ये जिस पॉइंट पे कट करेगा वही लैम्डा एम नॉट होगा। तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट हम कैलकुलेट किससे मेथड से करते हैं? कोलार्स लॉ से करते हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ये लीनियर वेरिएशन है ये किसने बताया है? ये जिसने बताया वो क्वेश्चन, ये वाली इक्वेशन ने बताया, और ये जी 2014 में पूछी गई थी। इस इक्वेशन का एक स्पेशल नाम है, इस इक्वेशन का एक स्पेशल नाम है, और वो स्पेशल नाम है डी बाय हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन। जिस इक्वेशन ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ये वेरिएशन बताया लीनियरली, उस इक्वेशन का नाम है डी बाय हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन। डी बाय हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन, आईआईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। डी बाय हक्कल इक्वेशन ऑन सैगर इक्वेशन का रिलेशन बताइए। बेटा मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ, लैम्डा एम नॉट बोलो या लैम्डा एम इनफाइनाइट बोलो, बात एक ही है। लैम्डा एम नॉट बोलो या लैम्डा एम इनफाइनाइट बोलो, बात एक ही है। ये चीज बताती है नॉट जीरो कंसंट्रेशन को, ये बताता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन को। ये बताता है जीरो कंसंट्रेशन को और ये बताता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन को। अच्छा, कुछ भी समझ में थोड़ा थोड़ा आया हो? अभी मैंने बहुत सारी चीजें नहीं बताई। मैंने अभी ये नहीं बताया इसमें ये जो शार्प इंक्रीज आता है ये क्यों आता है, अभी मैंने ये नहीं बताया। ये जो ग्राफ लीनियर इसमें थोड़ा थोड़ा इंक्रीज आता है वो क्यों आता है, ये डॉट्स क्या बताती हैं, ये डैश डैश क्या बताता है, ये इसको कट क्यों नहीं कर पाता वाई एक्सिस को, ये सब मैंने नहीं बताया। मैंने अभी आपको बी नहीं बताया है। सही, मैं तो आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये टर्म तो पहले मेमोराइज करिए आप कि क्या है। क्या ये बात हमारी सही थी कि लैम्डा एम चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो, दोनों का डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है। तो डी बाय हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्या बताती है? जो ये लीनियर वेरिएशन आया ना, इसको इस इक्वेशन नहीं बताया था, जिसमें लैम्डा एम क्या है, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। लैम्डा एम नॉट क्या है, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। रूट सी क्या है, कंसंट्रेशन। बी क्या है, कांस्टेंट।
समझो इतना इतना तो कर लो पहले, फर्स्ट इतना तो करो, ये पहला तो पार्ट करो, ये तो अभी पार्ट खत्म ही नहीं हुआ, ये तो शुरुआत थी, सिर्फ बताना था, सिर्फ हल्का फुल्का। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो पहले।